हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स के बाद अब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एस ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं। अब एस ब्लॉक एलिमेंट में हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन मेटल्स। तो इस लेक्चर सीरीज में मैं कंप्लीट ब्लॉक्स पढ़ाने वाला हूं। इस ब्लॉक्स में मैं ग्रुप वाइज और उसके कंपाउंड्स एलिमेंट वाइज क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम एस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन अराइजिंग इन माय माइंड, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें पीरियोडिक टेबल एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वहां क्लियर हो जाती हैं। तो इस एस ब्लॉक एलिमेंट में मैं इन जनरल मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक टेबल से कंसर्न है उसे समराइज करूंगा और इसका जो बेसिक्स है वो एक्चुअली आपको पीरियोडिक टेबल से ही क्लियर करना है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में एस ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स एक्चुअली व्हाट? द एलिमेंट्स इन विच during electronic configuration last electron enter in s orbital, such type of elements are called as s block element। तो क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के समय हम ऑब्जर्व करते हैं अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन ये s ऑर्बिटल में एंटर करेगा then such type of elements are called as s block element। in general s block elements which डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू ग्रुप्स, ये दो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट ग्रुप इज फर्स्ट ए एंड सेकंड ग्रुप इज सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट एंड सेकंड ए ग्रुप्स, इन दिस टू ग्रुप्स दिस एलिमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इन दिस द एलिमेंट्स आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, cesium and francium, and in second A beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium। आप सोच रहे होंगे यहां पर फर्स्ट ए में हाइड्रोजन भी होता है, बट पीरियोडिक टेबल में क्लियर किया है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज कंट्रोवर्शियल। ये कंट्रोवर्शियल पोजीशन है। इन जनरल हाइड्रोजन फर्स्ट ए में भी एग्जिस्ट करता है, तो ये सेवंथ ए दैट मींस हाइड्रोजन फैमिली में भी एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, उसके लिए मैं सेपरेटली वीडियो वहां पर बनाऊंगा। तो यहां पर हाइड्रोजन की पोजीशन कंट्रोवर्शियल होने के रीजन है, इसे मैं यहां रेफर नहीं करूंगा। तो फर्स्ट ए एंड सेकंड ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम इन दिस फर्स्ट एंड सेकंड ए, including hydrogen, total number of elements in S block are 13 elements including हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन को इंक्लूड करता हूं तो एस ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 13 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन होगा। तो फर्स्ट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 7 एंड इन सेकंड ए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6। इन दिस वे 6 + 7 is equal to 13 including hydrogen, and excluding hydrogen total number of elements are only 12 इन एस ब्लॉक एलिमेंट। इस तरह से एस ब्लॉक में ये 12 और 13 एलिमेंट्स रेफर किए जाते हैं। Now S block elements classified into two category, that means into distributed into two groups as first A and second A group। तो यहां पर first A group को कहा जाता है alkali metals, first A group called as alkali metal and second A group called as alkaline earth metal। Second A group called as alkaline earth metals। In this way all the elements of S block, that means 13 elements distributed into alkali and alkaline earth metal into first A and second A of periodic table। तो हमें स्टेप वाइज सबसे पहले फर्स्ट ए के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेना है एंड आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स विथ compounds of elements which are including into first and second A group elements। Okay,
तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड distribution of element into first A and second A group element. Now after this we move to the concept as alkali metals or the elements which are present in first A group. Okay, now in this number 8, alkali metals, or it is also called as first A group metals, first A group elements. Now you are well familiar in first A group element. Which of the elements are included? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Now lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, we can learn such elements by using a simple code, that is LINACO रूबी से फ्रेंडशिप है। LINACO रूबी से फ्रेंडशिप है। दैट मीन्स ली मीन्स लिथियम, ना मीन्स सोडियम, को मीन्स पोटेशियम, रूबी मीन्स रुबिडियम, से मीन्स सीजियम, फ्रेंडशिप मीन्स फ्रांसियम। इन दिस वे LINACO रूबी से फ्रेंडशिप है। इस कोड को यूज करके आप अल्कली मेटल को इजीली लर्न कर सकते हो। तो इन दिस वे दीज आर अल्कली मेटल्स। टोटल नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स, टोटल अल्कली मेटल्स आर ऑफ 6 इन फर्स्ट ए ग्रुप। इसका मतलब अल्कली मेटल्स अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा तो आई कैन डिफाइन लाइकवाइज द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ए ग्रुप, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? अल्कली मेटल्स। उन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। बट द प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ अल्कली मेटल इज व्हाई दोज आर कॉल्ड एज अल्कली। उन्हें अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? Because when these elements reacting with water it gives base, when these elements reacting with water it gives base, और ये बेस इन जनरल वाटर में सोल्यूबल होता है और वो बेस इसका मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन होने के रीजन से इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है कि व्हाई दीज आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, बिकॉज दोज एलिमेंट्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म अल्कली, दैट्स व्हाई are called as alkali metals. तो total number of alkali metals, that means element in first A group are 6, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium। इस तरह से टोटल वहां पर 6 elements present है। In general, these elements are present in combined state but never be found into free state। ये एलिमेंट हमेशा combined state में ही मिलते हैं, जो free state में कभी भी नहीं मिलेंगे। That means I can write these are obtained always in combined state। ये हमेशा किस स्टेट में मिलेगा? कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। तो यहां पर एक पॉइंट क्लियर हो चुका है कि दिस अल्कली मेटल्स आर इन जनरल ऑलवेज फाउंड इनटू कंबाइंड स्टेट बट नेवर बी फाउंड इनटू व्हाट? फ्री स्टेट। नाउ क्वेश्चन अराइजिंग अल्कली, इन्हें अल्कली मेटल ही क्यों कहा जाता है? तो अल्कली, ये जो वर्ड है अल्कली मेटल, दिस अल्कली वर्ड इज एक्चुअली कम फ्रॉम अरेबिक वर्ड। ये वर्ड एक्चुअली अरेबिक वर्ड से आया है और ये अरेबिक वर्ड है अल्क्यूली। ये अरेबिक वर्ड कौन सा है? अल्क्यूली। और अल्क्यूली का मीनिंग होता है एश ऑफ प्लांट। एश ऑफ प्लांट मतलब प्लांट की एश, एशेस ऑफ प्लांट कॉल्ड एज अल्कली। एशेस ऑफ प्लांट कॉल्ड एज अल्कली। तो एक्चुअली ये अरेबिक वर्ड अल्क्यूली वहां से आता है और अल्क्यूली का मीनिंग होता है एशेस ऑफ प्लांट। इन जनरल
The compounds of sodium and potassium were isolated from the ashes of plant, that means alkali. तो सबसे पहले जो कंपाउंड सोडियम पोटेशियम के आइसोलेट किए गए वो अल्कली, दैट मीन्स एशेस ऑफ प्लांट से ही आइसोलेट किए गए, इसीलिए इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है, अल्कली मेटल्स कहा जाता है। तो इन दिस वे हमने देखा कि अल्कली मेटल्स इसका मतलब फर्स्ट ए ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद वो एलिमेंट्स जो भी है वो एक्चुअली अल्कली मेटल्स उन्हें क्यों कहा जाता है और वो कौन से स्टेट में हमें नेचर में मिलते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं अल्कली मेटल्स के हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में। तो इन जनरल ऑल द अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, ये जनरली सॉफ्ट ही होते हैं एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम की सॉफ्टनेस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, इसका मतलब वी कैन कट दिस एलिमेंट्स बाय शार्प नाइफ एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट को हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, इसका मतलब दिस एलिमेंट्स आर सॉफ्ट इन नेचर। ना अगर बात होती है रिएक्टिविटी की, मतलब जैसे कि जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कली मेटल्स ये कहां पर स्टोर किए जाते हैं, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन कंसर्न करता है रिएक्टिविटी के साथ। अल्कली मेटल्स इन जनरल इन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, सबसे आखिरी वाले ऑर्बिटल में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने के रीजन से इसकी स्टेबिलिटी, इसकी रिएक्टिविटी, इन दोनों की अगर बात की जाए तो ये हाईली रिएक्टिव होता है। और इसकी रिएक्टिविटी हाई होने के रीजन से अगर मैं इसे एयर में पकड़ता हूं तो ये ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक वाटर इनके साथ इमीडिएटली रिएक्शन कर देता है, इसीलिए इन एलिमेंट को ऑयल के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है। दैट मीन्स व्हाट, दिस ऑल द एलिमेंट्स विच आर स्टोर्ड इन ऑयल, इन्हें ऑयल में स्टोर करना पड़ता है। नाउ अल्कली मेटल की यह है कुछ इन जनरल प्रॉपर्टी। अब अल्कली मेटल्स की अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं तो इन जनरल ऑल द अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक। ये क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक ये होते हैं मेटल्स, लेकिन उनके सॉल्ट ऑफ मेटल्स आर इन जनरल डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन एलिमेंट्स के अंदर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के रीजन से दोज ऑल द एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दैट मीन्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। बट व्हेन वी फॉर्म द सॉल्ट ऑफ दिस मेटल, अगर इस मेटल के हम सॉल्ट रेफर करते हैं, देन ऑल दिस सॉल्ट ऑफ दिस मेटल्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, वो डायमैग्नेटिक होते हैं। तो दीज आर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट की ये कुछ इन जनरल प्रॉपर्टी मैंने यहां पर डिस्कस की है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, तो उससे पहले कम से कम आपके पास इतना डेटा तो यहां पर होना चाहिए कि ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें अगर क्लियर है तो आप उसे प्रॉपर तरीके से रन कर पाओगे। नाउ वी मूव टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। जैसे कि हमने देखा है अल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में लगभग मैं 14 to 15 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज यहां हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एबंडेंसेस की। तो बात अगर एबंडेंसेस की होती है तो इन कंप्लीट और होल फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट एबंडेंस सोडियम एंड पोटेशियम विच आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, वो नेचर में मोस्ट एबंडेंट है। सोडियम इज 6th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन नेचर एंड पोटेशियम इज द 7th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन नेचर। तो नेचर में सोडियम पोटेशियम आर 6th एंड 7th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर और कंडीशन। इस तरह से एबंडेंस में अगर देखा जाए तो सोडियम पोटेशियम का एबंडेंस ये सबसे हायर होगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की अगर बात होती है तो रेडियो एक्टिव नेचर एक्सप्लेन करने से पहले यू शुड नो द मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज मीन बाय रेडियो एक्टिविटी? देन लिसन केयरफुली, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी मीन्स द डिग्रेडेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, naturally which emits active radiation
during decomposition such type of elements are called as radioactive element. उसे radioactive element कहा जाता है। मतलब सीधी सी बात, during decomposition the element which emits the active radiations which are harmful to the human body, such type of element called as radioactive element. तो यहाँ पर in alkali metals lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Total number of elements are 6 excluding hydrogen. In this francium is radioactive in nature. ये फ्रांसियम क्या होगा यहाँ पर रेडियोएक्टिव होगा। ये रेडियोएक्टिव होने के रीजन से इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होगा, हाफ लाइफ पीरियड इज एट अबाउट 21 मिनट। ये कितने मिनट का होगा 21 मिनट। इसका मतलब आफ्टर 21 मिनट्स ये दिखाएगा इसका हाफ ऑफ द डिकम्पोजिशन एंड ड्यूरिंग विच एक्टिव रेडिएशंस गेट इमिटेड फ्रॉम दैट फ्रांसियम। तो जनरली हम किसी भी पीरियोडिक ट्रेंड, अगर हम पीरियोडिक टेबल में जो भी हम ट्रेंड दिखाते हैं प्रॉपर्टीज के ट्रेंड, उस ट्रेंड में हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रेफर नहीं करेंगे। इसका मतलब आपके जो एलिमेंट्स दिखाए जाएंगे प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स में वो ओनली लिथियम टू सीजियम ही होंगे। फ्रांसियम वहां से मतलब वहां हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि उसका नेचर ही पूरी तरह से डिफरेंट है। तो पॉइंट क्लियर हुआ, रेडियो एक्टिव नेचर में अल्कली मेटल्स में फ्रांसियम इज वन ऑफ द एलिमेंट विच एग्जिबिट रेडियोएक्टिव नेचर हैविंग हाफ लाइफ पीरियड इज 21 मिनट। दिस इज अबाउट रेडियोएक्टिव नेचर। नाउ थर्ड वन, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अब अगर हम मूव होते हैं एटॉमिक रेडियस की तरफ तो यू आर वेल फैमिलियर। अगर ग्रुपिंग की बात होती है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके, एटॉमिक नंबर अगर यहां लेता हूं मैं 3 आफ्टर देन 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। यू कैन ऑब्जर्व 2s1 3s1, यहां होना चाहिए 4s1 5s1 4s1 5s1, आफ्टर देन 6s1 और ये होना चाहिए 7s1। यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम लिथियम टू फ्रांसियम, लिथियम टू फ्रांसियम से तो रेफर करना ही नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू s ऑर्बिटल, तो 2s 3s 4s 5s 6s, यहां शेल एक एक से इंक्रीज हो रहा है। यहां पर ये 2 3 4 5 6 जो मैं ले रहा हूं which is n called as principal quantum number, उसे क्या कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वहां पर शेल्स बढ़ेंगे, शेल्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक रेडियस वहां पर क्या होगी इंक्रीज होगी। इसका मतलब टॉप टू बॉटम और डाउन टू द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल इन अल्कली मेटल फर्स्ट ए ग्रुप व्हाट्स हैपन एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। वो क्या होगी कंटिन्यूअस इंक्रीज होगी। इसीलिए यहां पर आई कैन राइट इन थर्ड पॉइंट एटॉमिक रेडियस व्हाट इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप, क्या होनी चाहिए इंक्रीज टू डाउन टू द ग्रुप, ये कंटिन्यूअस इंक्रीज होगी। तो रीजन क्लियर होना चाहिए यहां पर कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के रीजन से एटॉमिक रेडियस में यहां पर इंक्रीमेंट आता है। इसीलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ नेक्स्ट वन, कलर। अगर बात यहां पर कलर की होती है तो यहां पर एक चीज आपको समझ लेनी है, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इन जनरल अल्कली मेटल्स आर व्हाट, ये किस तरह के एलिमेंट होने चाहिए, ये सिल्वरी ग्रे कलर के एलिमेंट्स हैं। ये कौन से एलिमेंट्स है सिल्वरी ग्रे कलर के एलिमेंट। लेकिन ये सिल्वर ग्रे कलर एलिमेंट बहुत ही इमीडिएट फेड हो जाता है ड्यू टू द सरफेस ऑक्सीडेशन। इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, ये हाईली रिएक्टिव है। ये हाईली रिएक्टिव होने के रीजन से जैसे आप इसे एयर में एक्सपोज करोगे या एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करोगे तो एटमॉस्फेरिक गैसेस उस पर अटैक कर देते हैं और एटमॉस्फेरिक गैसेस ने उस पर अटैक करते ही वहां पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने के रीजन से ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और उसका कलर वहां पर क्या हो जाएगा फेड हो जाएगा। इसका मतलब सरफेस ऑक्सीडेशन की वजह से
इसका कलर फेड हो जाता है, नहीं तो ये सिल्वरी ग्रे कलर में वहां पर दिखाई देगा। तो यहां पर एक ही चीज ध्यान में रखना है, कलरेशन के बारे में, यहां पर ये सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन यहां पर इमीडिएट सरफेस ऑक्सीडेशन होता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। इन दिस वे कलर में सिल्वरी ग्रे कलर फेड्स बाय सरफेस ऑक्सीडेशन, वो फेड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। You are well familiar about density. Density means mass per unit volume. ये क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर अगर मैं एलिमेंट रेफर करता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, देन ऑब्जर्व एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर। ये क्या होते हैं? वाटर के कंपेयर में लाइट वेटेड होते हैं, और लाइट वेटेड होने के रीजन से दिस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम विच आर फ्लोट्स ऑन वाटर, ये वाटर पे क्या करते हैं? फ्लोट। हेंस दिस एलिमेंट्स फ्लोट्स ऑन वाटर, ये वाटर पे फ्लोट कर देते हैं। और अगर मैं इन तीनों में बात करूंगा सोडियम पोटेशियम की, तो पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। पोटेशियम सोडियम के कंपेयर में लाइट वेटेड होता है। तो यहां पर डेंसिटी का जो ट्रेंड होगा, द ट्रेंड ऑफ डेंसिटी इज लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम एंड cesium. That means you can observe in this पोटेशियम और सोडियम थोड़ी सी यहां पर एनोमली है, लेकिन फिर भी क्लियर हो ही रहा है। मैंने यहां पर प्रॉपर रीजन दे दिया है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर, हेंस दोज एलिमेंट्स आर फ्लोट्स। बट सोडियम पोटेशियम में अगर कंपैरिजन करें तो पोटेशियम ये लाइट वेटेड होने के रीजन से उसकी डेंसिटी सोडियम के कंपेयर में लेस होती है। दैट्स व्हाई द ट्रेंड ऑफ डेंसिटी इज लिथियम इज लेस देन पोटेशियम, then sodium, rubidium and cesium. This is about density of alkali metals. ये alkali metals की density के बारे में explanation. Now move to the boiling points and melting point. Move to the boiling point and melting point. Now what is mean by boiling and melting? You already know. Boiling point, melting point, that means what? The amount of energy required, amount of energy supplied to the any material at that time. What's happen? Half of the material convert into vapor phase, half of the material remains in the same phase. The equilibrium point, at that equilibrium the temperature is called as boiling point. ये बताने की तो जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी यहां मैं एक समराइज करूंगा ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास हमें देखना है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कंबाइनली मैं एक समरी फॉर्म में ट्रेंड बताता हूं। अब अगर आप सोचोगे टॉप टू बॉटम, दैट मीन्स लिथियम टू सीजियम, व्हाट्स हैपन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। शेल बढ़ने की वजह से लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। तो दूर जाने की वजह से वहां पर मेटालिक बॉन्डिंग कंटिन्यूअसली क्या होगी? डिक्रीज। और मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज होने के रीजन से वहां पर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज होने के रीजन से ऑटोमेटिकली बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी वहां पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट व्हाट डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन टू ग्रुप। टॉप टू बॉटम अगर आप देखोगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली ये क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और यहां पर 2 रीजन बस दिमाग में रखने हैं, एक मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ और एक कोहेसिव फोर्स की स्ट्रेंथ। ये 2 स्ट्रेंथ वहां पर डिक्रीज होने के रीजन से ही और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होगा। इसका मतलब टॉप टू बॉटम इट गेट डिक्रीजेस।
Now move to the ionization potential. Property number 7, ionization potential. What is IP? IP means amount of energy required to remove electron from last outermost shell of an isolated gaseous atom or ion is called as IP. उसे IP कहा जाता है। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम या आयन से उसके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लास्ट वैलेंस शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू दैट एटम और आयन इज कॉल्ड एज IP, उसे IP कहा जाता है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि डाउन टू द ग्रुप अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, मतलब शेल बढ़ रहे हैं। शेल बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो डिस्टेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी लेस लगेगी, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो चुका है। यहां पर IP मतलब एक्चुअली होता क्या है, और टॉप टू बॉटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाने की वजह से कंटिन्यूअसली IP में डिक्रीमेंट आएगा, तो IP गेट डिक्रीजेस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कंसर्न है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स एक्चुअली व्हाट, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ एन एनी एलिमेंट और मेटल called as electropositivity. तो top to bottom due to the increasing distance in between electron and nucleus, due to the increasing principal quantum number, ये सारी चीजें इंक्रीज होने के रीजन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो क्या होगा यहां पर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कंटिन्यूअसली क्या होनी चाहिए, इंक्रीजेस। तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन डिक्रीजेस। तो यहां पर पॉइंट क्लियर हो चुका है, और मैंने 3 रीजन दिए हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों बढ़ती है। पहले कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इंक्रीमेंट आता है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली वहां से लूज हो सकता है, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इजीली वहां पर बढ़ सकती है। इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट वन, मेटालिक नेचर। मेटालिक नेचर इज कंप्लीटली कंसर्न विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली मेटालिक नेचर भी कंटिन्यूअसली क्या होगा, इंक्रीज फ्रॉम डाउन टू द ग्रुप, बिकॉज दोज आर द सेम रीजंस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड साइज की वजह से वहां पर ये बढ़ रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक्चुअली द पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीजें बताऊंगा इसके बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक मेटल शीट या मेटल प्लेट ली जाती है और उस पर सनलाइट विथ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का सनलाइट बाउंस किया जाता है। सनलाइट बाउंस होने के बाद उस मेटल शीट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्किट के अंदर फ्लो होंगे, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज करंट। इसका मतलब सनलाइट से फोटो मीन्स फोटोन, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन ऑफ द फिनोमेना इन विच sunlight energy or photon energy converted into electrical energy. Such type of phenomena is called as photoelectric effect. तो इस इफेक्ट में, इस डिवाइस में जो मेटल शीट यूज की जाती है वो जनरली ऐसे ही मेटल लिए जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इजीली वहां से लूज नहीं हुआ तो वहां पर करंट जनरेशन कम होगा, अगर वो कम होगा तो वो डिवाइस उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसीलिए वहां पर इन जनरल पोटेशियम यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 10 में इन जनरल पोटेशियम एंड सीजियम
these two metals are highly electropositive, they always have tendency to lose the electron, और यही दो एलिमेंट्स इन जनरल उस डिवाइस में यूज किए जाते हैं टू जनरेट करंट। इस तरह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पोटेशियम सीजियम यूज किए जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में वंस अगेन सेम केस, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के मेटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन में रिमूव कर देता हूं तो ड्यू टू द रिमूवल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन व्हाट्स हैपन, दिस अचीव noble gas electronic configuration, noble gas electronic configuration and stability increase rapidly। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप अल्कली मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा और ये हो जाएगा हाईली स्टेबल। तो वहां से आप सेकंड इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर वेरी हाई, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही इजी निकल सकता है। इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज ओनली +1। ये क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आप देख पा रहे हो कि हर एक एलिमेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली दिस एलिमेंट्स एक्ट एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। These are good conductors of heat and electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स वहां पर हैं। नाउ नेक्स्ट वन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, यहां पर भी ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। एटोमाइजेशन एक्चुअली होता क्या है? द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटम इज कॉल्ड एज एटोमाइजेशन। एट दैट टाइम the amount of energy exchange that means release or supplied is called as heat of atomization। मतलब सीधी सी बात, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर एटम्स में कन्वर्ट करना है या एटम में अगर वो कन्वर्ट होता है तो वहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक्सचेंज होगी कॉल्ड एज हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो यहां पर हीट ऑफ एटोमाइजेशन कंटिन्यूअसली क्या होनी चाहिए, ये डिक्रीज होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द फ्लेम कलरेशन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि कौन सा यहां पर एलिमेंट ये बर्न करने के बाद इस फ्लेम में कौन सा कलर एग्जिबिट करेगा। नाउ आफ्टर देन वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फ्लेम कलरेशन टेस्ट। अब यहां पर हमें खास बात ये करनी है कि फ्लेम कलरेशन टेस्ट में व्हेन वी बर्न सच एलिमेंट्स देन एट दैट टाइम व्हिच एग्जिबिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर इन फ्लेम्स। Likewise, crimson red shown by lithium, golden yellow shown by sodium, pale violet shown by potassium, red violet by rubidium and violet by cesium। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अराइज ये होता है हाउ इट एग्जिबिट सच टाइप ऑफ कलर्स, और ये किस फार्मूला से कंसर्न करता है। मतलब ये कलर हम किस फार्मूला से कंसर्न कर सकते हैं। देन यू कैन ऑब्जर्व इन दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, सेकंड वन, third one, fourth one we have to consider. This is first one, I can write singlet, doublet, triplet and quadret. If electron present at the ground state in last outermost shell of an atom, जो हमने फर्स्ट ए ग्रुप के अल्कली मेटल्स लिए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उस एलिमेंट के आउटरमोस्ट या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर हैं उन्हें फ्लेम में पकड़ने के बाद दोस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम excited from ground to सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट। इसका मतलब ये एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स ये ग्राउंड स्टेट से ऊपर कौन से भी स्टेट में मूव हो सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा कि वो फ्लेम से कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जितनी एनर्जी मैक्स वो एब्जॉर्ब करेगा उतना इलेक्ट्रॉन ऊपर के स्टेट में ट्रांसफर होगा। बट इन जनरल any electron cannot survive for more time in excited state। excited state में इलेक्ट्रॉन का टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसे थोड़ी टाइमिंग के बाद ग्राउंड स्टेट पे आना ही पड़ता है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सपोज डबलेट, ट्रिपलेट और क्वाड्रेट,
एट दैट टाइम आफ्टर सम टाइम इट ट्राई टू मूव टुवर्ड्स ग्राउंड स्टेट। ये नीचे की तरफ मूव हो सकता है, और जब ये नीचे की तरफ मूव होगा तो ये जो एनर्जी इमिट करेगा, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी इमिट करेगा, इस एनर्जी के वजह से ही वहां पर अलग अलग टाइप के कलर्स एग्जिबिट किए जाएंगे। ये फेनोमेना प्रॉपर तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना। फ्लेम वहां पर एनर्जी सप्लाई करेगी, उसके वजह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मूव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट क्वाड्रेट में, और आफ्टर सम टाइम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट व्हेन इट ट्राई टू मूव टुवर्ड्स ग्राउंड स्टेट, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इमिट्स होगी वेव के फॉर्म में, उसी के वजह से उसके डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के वजह से वहां पर कलर डिफरेंट डिफरेंट शो होगा। इसका मतलब कलर एग्जिबिशन ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ। तो यहां पर आप देख सकते हो लिथियम में मैंने दिखाया है क्रिम्सन रेड कलर, और सीजियम इन दिस केस वॉयलेट कलर। तो ये कलर्स विच आर कम फ्रॉम द फार्मूला E इज इक्वल टू एच नेव, E इज इक्वल टू एच नेव। तो यहां पे रेड कलर है, इसका मतलब यहां पर लैम्बडा मैक्स होगा, तो न्यू मीन। इस रेड कलर की फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम होगी, तो लैम्बडा मैक्स होगा। तो यहां पर वॉयलेट कलर में लैम्बडा मीन होगा, तो न्यू मैक्स होना चाहिए। इस तरह से ये एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, कॉल्ड एज फ्लेम कलरेशन टेस्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।